बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज। सो ये जो IAS 7 है, इसको हम 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें मैंने इसको टाइटल दिया है एन इंट्रोडक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम टोटल जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके थ्योरेटिकल सारे एस्पेक्ट उसमें कवर कर लेंगे। लिहाजा इट इज़ नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्शन बट होल स्टोरी अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो रही बात इसकी कैलकुलेशन की, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी सीरीज़ की सेकंड वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे। लिहाजा आपको पूरा इस IAS 7 के ऊपर ग्रिप करने के लिए ये दोनों वीडियोस देखना ज़रूरी होगा। तो चलिए आज का जो लेसन है उसकी तरफ चलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, और इसमें जो जो एरियाज़ हमने कवर करने हैं वो मैं यहाँ पर आपसे अब शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। जी, तो आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें सबसे पहले इसके फॉर्मेट को हम देखेंगे कि कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा होता है। क्योंकि जैसे इनकम स्टेटमेंट आपने बनाई, इनकम स्टेटमेंट IAS 1 ने हमें बताया इसका फॉर्मेट आप इस तरह का बनाएं, सेल्स लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से माइनस करें, GP अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आप फाइनेंस कॉस्ट लेस करें। मींस के उन्होंने फॉर्मेट हमें समझाया। इसी तरह IAS 7 क्या डिमांड करता है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, हेडिंग्स इसमें कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, और इसमें जैसे कि हम आगे अब प्रोग्रेस करेंगे इस लेसन के अंदर तो आप देखेंगे कि जो आपका कैश फ्लो है, कैश जो बिज़नेस में आता है और कैश जो जाता है, वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो 3 तरह से इसकी हेडिंग, हमें 3 हेडिंग्स इसकी जो है ना वो लेकर चलनी पड़ेंगी। 3 हेडिंग्स को लेकर चलना पड़ेगा। इसका पर्पस क्या है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? जबकि हमें प्रॉफिट का भी पता लग गया और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन से हमें एसेट्स लायबिलिटी का भी पता लग गया, तो फिर कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या है, ये भी एरिया हम यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। आपका जो डिस्पोजल है नॉन करंट एसेट्स का और जो डेप्रिसिएशन है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या अमल दखल है, उसको कहाँ पे लिखते हैं और उसकी कैलकुलेशन क्या करते हैं, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। लिहाजा व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत एहतियात से और वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने इसे समझना है, सुनना है और अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। द इफ़ेक्ट ऑफ एन इंक्रीज़ इन बोनस शेयर ऑन कैश फ्लोज, कि जब आपके बोनस शेयर इंक्रीज़ कर जाते हैं तब आपकी कैश फ्लो के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फिर आपके जो एसेट्स रीवैल्यू हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन के नतीजे में उनमें जो इजाफा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। इसी तरह इम्पेयरमेंट लॉसेस है, उनका क्या इम्पैक्ट आता है वो भी देखेंगे। अब हम बात करने लगे हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल है, क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो बनाना पड़ा, और सेकेंडली कि आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई उनको इस्तेमाल अब कौन लोग करेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि ये कंसंट्रेट जो ये स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को कंसंट्रेट करती है। ठीक है, कैश कितना बिजनेस में आ रहा है और कितना बिजनेस में से गया उसको कंसंट्रेट कर रही है, प्रॉफिट को कंसंट्रेट नहीं कर रही है। प्रॉफिट के लिए तो आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली। अगर इसका मकसद भी प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करना होता तो फिर इनकम स्टेटमेंट का क्या मकसद था। लिहाजा जो एक एस्पेक्ट मिसिंग था, जो ब्रिज मिसिंग था बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट, उसको ब्रिज को इसने जो है ना ब्रिज का काम किया है जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें आप लिक्विडिटी इसमें देखते हैं
आपके बिजनेस की लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है। अब लिक्विडिटी की किन को ज़रूरत है, आपके क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर देखना चाहते हैं कि वो जो आपको रॉ मटेरियल या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उधार पर, क्रेडिट पर, तो वो ने आपने पैसे वापस देने की पोजीशन में भी आप हैं या नहीं हैं। फिर आपके शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स वो सारे के सारे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। देन स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर्स तो आ ही गए, साथ में आपके एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें कंसर्न होते हैं कि वो लिक्विडिटी आपकी देखें। ज़ाहिर है उनकी तो प्योरली आप लिक्विडिटी होगी तो उनकी सैलरीज पे होंगी। तो जैसे कोरोना की वजह से कई लिक्विडिटी के हाथों बेचारे परेशान हुए, उनकी लिक्विडिटी ख़राब हुई तो उन्होंने सैलरीज भी रोक ली। इसी तरह आपकी जो एफिशिएंसी है और इनएफिशिएंसी है उसको भी ये जाहिर कर देती है स्टेटमेंट। वो कैसे कि आपके पास जो रिसोर्सेज थे, जो आपके पास कैश अवेलेबल था, उनको आपने करंट एसेट्स में कैसे यूटिलाइज़ किया, उसमें नॉन करंट में कैसे यूज़ किया, आपने फाइनेंसिंग के हवाले से क्या मामलात किए। तो ये सारे जो है ना वो आपकी एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज रिगार्डिंग योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको ये जो स्टेटमेंट है वो जाहिर कर देती है। वो आपका पता लग जाता है कि आप बीइंग ए मैनेजर कितने आप एफिशिएंट हैं, आपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया। फिर आप बात करते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस जो आपका है वो आपके जो कैश फ्लो है उससे क्यों डिफ़र कर रहा है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आप विद इन 90 डेज़ जो आपके रिसोर्सेज कैश की शक्ल इख्तियार कर लें उसे कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। इसमें आपके शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक है और प्राइस बॉन्ड वगैरह हैं, वो और कैश, ये सारा का सारा होलसम जो है ना ये उसकी तफसील है कि वो कितना बिजनेस में इन हुआ, कितना आउट गया, इसकी ये स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट और इसके अंदर फ़र्क क्या। अब आप देखिए कि एक आप कोई चीज़ बेचते हैं, वो आपने $80 में ली और $80 आपने क्या किया कि $80 की चीज़ आपने $100 में सेल कर दी। अब बताइए प्रॉफिट कितना है आपका। प्रॉफिट इसके अंदर आपका जो है ना वो $20 है। तो क्या $20 आपके हाथ में आ गया, जबकि आपने तो उधार पे बेचा हुआ है, वो तो डेटर्स बन गए, कैश तो ना आया। तो ऐसे ही जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका और कैश का फ़र्क होता है। जो आपका प्रॉफिट है ज़रूरी नहीं कि वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो, हाँ जब वो पैसे मिल जाएंगे तो फिर वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा प्रॉफिट इज़ समथिंग एल्स देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो प्रॉफिट और कैश को आप अलहदा समझिए। इसी तरह आपने कोई एसेट सेल किया, एसेट आपका जो है ना वो आपके बुक वैल्यू 2000 थी, आपने उसको 1500 में बेच दिया। अब 500 आपने लॉस लिया, उसमें 500 लॉस आया क्योंकि बुक वैल्यू उसकी 2000 थी, आपने उसको जो है ना वो 1500 में सेल किया। लॉस के बावजूद कैश, अगर वो कैश मिल गया आपको तो कैश इनफ्लो आपका 1500 आ गया, हालांकि है लॉस लेकिन कैश फिर भी आ रहा है। सो प्रॉफिट और लॉस इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके नतीजे में एक्चुअली कैश कितना आया, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके नतीजे में कैश कितना गया, उस पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो इनकम स्टेटमेंट बताती है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी कि एक्चुअली उसके लिए आपके पास कैश की मूवमेंट कितनी है, कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है। इसीलिए हमने कहा कि जो ये स्टेटमेंट है ये कंसंट्रेट करती है सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट के ऊपर। कैश इनफ्लो है जो कैश आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, और कैश आउटफ्लो है जो कैश आपके पास से ये कैश इक्विवेलेंट आउट हो रहा है। फिर आपके पास ये शो करती है सोर्सेज ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग एंड द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस हैज़ रिलाइड ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो इंटरनल फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास कितने आपके इंटरनली आपके पास जो है ना वो कैश फ्लोस अवेलेबल हो सकते हैं या कैश आ सकता है, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के वाले उस पर कितना रिलाई करते हैं कि आप बाहर जो नए शेयर इशू कर लें, वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आ गया, बैंक लोन ले लिया आपने
राइट। तो ये एक्सटर्नल आपकी फाइनेंस है। इंटरनल फाइनेंसिंग से मुराद ये होती है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को आप लिक्विडेट करके अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन जो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करती, उसको ये डिस्क्लोज करती है, राइट। तो ये इंतहाई ज़रूरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पता लगे जी कि आपने तो 2 मिलियन का प्रॉफिट इस साल अर्न किया है। जब शेयर होल्डर कहें ठीक है 2 मिलियन का प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे दो आप 50%, यानी कि आप 1 मिलियन हमें डिविडेंड दो। तो वहाँ पे डायरेक्टर ऐसे हाथ खड़े करते हैं जी हमारे पास कैश नहीं है। वो कहते हैं कि यार आपके पास 2 मिलियन का प्रॉफिट आया तो कैश क्यों नहीं है। तो वहाँ पर फिर जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें ज़रूरत ये महसूस होती है कि हम अपने शेयर होल्डर को एक ऐसी स्टेटमेंट बना के दें जिससे उन्हें पता लगे ये 2 मिलियन का प्रॉफिट तो है, लेकिन इसको हमने फ़लाँ जगह पर जो है ना वो डिप्लाई किया हुआ है। तो अपने ही जो प्रॉफिट है इंटरनल जो इनका सोर्स था उसको इन्होंने डिप्लाई करके उन्होंने कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, उन्होंने कोई बिल्डिंग की एक्सटेंशन कर ली, यानी कि कैश यूज़ कर लिया। अब कैश नहीं है, प्रॉफिट है। तो ये चीज़ जाहिर करने के लिए, ये चीज़ अपने शेयर होल्डर को बताने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती है। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिससे आपको पता लग जाएगा। हेडिंग्स के हवाले से हम बात करते हैं कि इसमें IAS 7 जो हेडिंग्स कहता है वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ पढ़ लेते हैं। IAS 7 रिक्वायर्स दैट द कंपनीज प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ, इसका नाम ये है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन द फॉर्मेट डिस्क्राइब इन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ने जैसे डिस्क्राइब किया, ये अभी हम जब इसका वीडियो 2 बनाएंगे, इसकी वीडियो 2 बनाएंगे वहाँ पर हम उसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे। अभी उसकी हेडिंग क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात करूँगा, वहाँ पर ये चीज़ मैं फर्दर क्लियर करूँगा। सो दैट it indicates all cash flows, inflows and outflows from the business involving cash. Any transaction that do not involve cash should not appear. तो एक बात तो ऐसा प्रिंसिपल याद रखें, जो नॉन कैश एक्सपेंस होंगे और इनकम्स होंगी, उनको याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट में हमने नहीं डालना, क्योंकि ये इसका ताल्लुक ही कैश के साथ है। कैश जिस ट्रांजैक्शन के नतीजे में आएगा वो तो इधर आएगी, जिसके नतीजे में कैश नहीं आया उसको हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस को हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमने अपने कैश फ्लोज देखने। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि आपने जो हेडिंग्स आनी है, 3 हेडिंग्स इसकी आएंगी। नंबर वन आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखना है, उससे कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का हिस्सा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर 1 ये बना लेते हैं, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका कंटेनर बना हुआ है, ये समझिएगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी। तो इसके अंदर जो कैश आ रहा है इन हुआ, और इसी तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो माइनस हुआ, तो ये प्लस आपका अगर 2000 हुआ और माइनस आपका 800 कैश यहाँ से गया, तो आपके पास नेट फ्लो कितना रह गया, दैट इज़ 1200। तो यहाँ पे 1200 आप लिख लेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो पहली हेडिंग इसकी आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उस पर कैश इनफ्लो भी हो रहा है और कैश आउटफ्लो भी हो रहा है, राइट। अब कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है और कैश आउटफ्लो कैसे करना है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसको शेयर करेंगे। इसके बाद सेकंड आपकी हेडिंग जो बनेगी, जब यहाँ से नेट आप ले लेंगे, सेकंड हेडिंग आपकी आएगी कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से याद रखिएगा जो मेन बिजनेस है आपका, मेन बिजनेस है, मेन स्ट्रीम है।
फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है तो फर्नीचर की खरीदो फरोख्त और जो मामलात हैं सारे के सारे, उसके खर्चे और ये सारे, ये आपकी मेन स्ट्रीम आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं सारी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली रिलेट करती है नॉन करंट एसेट्स से जो रिलेट करती हैं। तो नॉन करंट एसेट्स जो है ना, उससे रिलेटेड जो है वो जो कैश की मूवमेंट है, कैश आएगा कैसे नॉन करंट एसेट की वजह से? जब उसे बेचेंगे। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी थी, 2000 के एसेट आप 1500 में बेचते हैं तो 1500 आया ना, तो 1500 आपका कैश इन हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो आउटफ्लो है, जब आप एसेट को परचेज करोगे, तो देखा जाए तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो का, कि आपने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखा, उनसे कैश कितना आ रहा है और उनसे कैश कितना जा रहा है, वो आपने लिख लिया। फिर आपने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, जब जितने एसेट्स पड़े हुए हैं नॉन करंट एसेट्स, उसकी फ़रोख्त को, उसको डिस्पोज ऑफ करके जो पैसा आएगा, ये आपका जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आ जाएगा। इसी तरह जब आप एसेट ख़रीदोगे नॉन करंट एसेट, तो कैश आपसे चला जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने $1500 का जो एसेट है वो बेचा, तो कैश इन हो गया। नया जो ख़रीदा वो आपने 700 का कोई नया फर्नीचर परचेज़ कर लिया, ज़्यादा भी हो सकता है, चलिए इसको मैं 1700 कर लेता हूँ। 1700 का आपने एसेट ख़रीदा, बेचा कितने का? 1500 का। तो आपका जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में आ गया 200। ये यूज्ड इन फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग बिजनेस की बात आ गई, फाइनेंसिंग आ गई नॉन करंट एसेट्स के हवाले से। अब आखिरी चीज़ रह गई थी हमारी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर आपका जो इक्विटी सेक्शन है, लाइबिलिटीज़ और वो वाला इक्विटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ को छोड़ के जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और जो आपका इक्विटी का सेक्शन है, उसकी जो मूवमेंट है, उसे आप बोलेंगे कि ये हमारा कैश जो है ना, वो कैश फ्लो का तीसरा सेगमेंट बन गया। तो यहाँ पे आपका कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज़ की जो मूवमेंट है, जब आप कैपिटल इशू करेंगे, जब आप नए शेयर इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। जब आप लोन लेंगे तब भी आपका जो वो है कैश फ्लो वो आएगा, कैश आपके पास आएगा। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि नए और ये लोन वगैरह हमने किया, तो ये 4000 आपने जो है ना वो कैश इनफ्लो हुआ इस वजह से। और कुछ लोन हमने वापस किए या डिविडेंड दिया, तो ये देने पर हमने जो है ना वो यूज़ कर लिए $3000 इधर हमने आउट कर दी, ये आउटफ्लो आ गया। तो रिमेनिंग आपके पास कितना रहा? रिमेनिंग आपके पास $1000 नेट कैश जो इनफ्लो हुआ, ये नेट कैश इनफ्लो आ गया, राइट। तो 1200 में से 200 माइनस किया और 1000 ऐड किया, तो टोटल इसका जो टोटल है वो हमारे पास आ गया 2000 इन टोटल। ये 2000 आ गया। ये इधर सॉरी मैं यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस फॉर सपोज आपके पास 300 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो अब आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस 2300, ये क्लोजिंग बैलेंस। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आपका कैश इक्विवेलेंट है, ये आंसर ऑलरेडी आपको पता था क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनी है। तो ये उसकी रिकॉन्सिलिएशन भी है कि आपका जो पिछले साल का कैश इक्विवेलेंट था 300 और अब 23 जो बना, इसके बीच में चेंजेस कहाँ से आई, फ्रॉम ऑपरेशन क्या मामलात हुए, उसके बाद जो नॉन करंट एसेट हैं उनको ख़रीदने से हमारे पास क्या प्लस माइनस हुआ, और कैपिटल की जो मूवमेंट है उसके हवाले से कितना कैश इन एंड आउट हुआ। तो आपके पास जो नेट मूवमेंट थी वो 2000 की थी, 2000 की नेट मूवमेंट थी,
और 3000 आपके ऑलरेडी इन हैंड था। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो डेफिनेटली ये 1700 बैलेंस आता और यही बैलेंस आपके स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो हो रहा होना था, तो ये इसकी रिकॉन्सिलिएशन भी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपके 3 सेगमेंट आपने याद रखने हैं। पहला फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें मैंने अभी कहा कि हम इसमें जो मेन हमारा बिजनेस है उससे हम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है, लेकिन उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमने कन्वर्ट करना है, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वो मैं अभी आपसे शॉर्टली डिस्कस करता हूँ। सेकंड आपकी जो है ना वो एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके अंदर आपने देखना है कि आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो जो आपके नॉन करंट एसेट्स के हवाले से जो आपने नॉन करंट एसेट बेचे उससे कैश आया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर नॉन करंट एसेट्स कम होते हैं डिस्पोज की वजह से तो कैश आता है, अगर बढ़ते हैं तो इसका मतलब आपने कैश यूज़ किया। ठीक है, सुनने में बात थोड़ी मुख्तलिफ लगती है लेकिन लॉजिकल है। इसी तरह लोन की अमाउंट बढ़ती है या आपका जो शेयर कैपिटल है या प्रीमियम है वो बढ़ता है, और आपने बोनस नहीं दिया, बोनस की अभी बात एंड पे हम यहाँ पर करेंगे, तो आपने न्यू इशू किए, तो जब वो रेज हो रहे हैं तो साथ साथ कैश भी रेज हो रहा है, लोन रेज हो रहा है। तो अब लोन जा रहा है, लोन कम हो रहा है बैंक का लोन, तो फिर इसका मतलब आपने पे किया तो वो इधर आ जाएगा, राइट। तो बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पता है कि आप जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो उसको वहाँ पर डील करेंगे, जबकि डिविडेंड आप यहाँ पर डील करते हैं। चलिए जी, अब ये बड़ी एहतियात से सुनने वाली बातें हैं। प्लीज़ अगर आप किसी पॉइंट को स्किप कर जाएं, समटाइम ये होता है कि जब हम बात सुन रहे होते हैं क्लास में भी बैठे हुए, तो कुछ हमारा दिमाग 1-2 सेकंड के लिए कहीं किसी फंक्शन में निकल जाता है या किसी बर्थडे में निकल जाता है, या कोई गेम हम बड़ा ज़बरदस्त छिक्का लगाया था तो दिमाग उधर चला गया, तो वो एक लाइन, कोर लाइन हम स्किप कर देते हैं। जब कोर लाइन स्किप करते हैं तो आगे सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो प्लीज़ अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो आप दोबारा ये वाला सेक्शन दोबारा सुनिएगा गौर से। अब हम बात करने लगे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश हमने इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे देखना है, राइट। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारे पास एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ना याद रखिए 2 मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बेसिकली हम करते ऐसे हैं कि एक एक्सपेंस के अगेंस्ट कितना कैश आउट हुआ और एक इनकम के अगेंस्ट जो रेगुलर इनकम होती है उसके अगेंस्ट कितना कैश आया, उसको अलहदा वो जो टी अकाउंट बना के, जैसे आप नेटवर्थ अगर मेथड देखें उसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मेरा वो लेसन, तो उसमें कन्वर्जन मेथड जो किया हुआ है उसके अंदर वो चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगी। तो डायरेक्ट मेथड के लिए लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अकाउंटेंट के पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि वो डायरेक्ट मेथड में जाए। तो हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने ये अलाउ किया कि भाई आप ऐसा करो कि इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसी को लेके तो आगे थोड़ी सी उसमें एडजस्टमेंट करके, तो मुझे नेट रिज़ल्ट चाहिए, तो नेट रिज़ल्ट आप निकाल दो, तो आप बेशक वैसे कर लो। तो हमें अलाउ किया गया कि आप इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मेथड। तो हम जो बात करेंगे कैश फ्लो जो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे, वो इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। और इनडायरेक्ट मेथड का ताल्लुक सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जो फाइनेंसिंग है और जो इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है, तरतीब भी ऐसे याद रखें, ऑपरेटिंग पहले, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग एसेट से ताल्लुक़ रखती है, और फाइनेंसिंग जो कि आपका फाइनेंस से यानी कि कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से ताल्लुक़ रखती है। तो तरतीब भी ऐसे याद रखनी है। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनडायरेक्ट मेथड का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ है। पहली बात ये याद रखना है आपने, इसका इम्पैक्ट वो जो दूसरे वाले हैं उन पर नहीं पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैसे आपने कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। तो हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, राइट। सो यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड of preparing the statement of cash flow means that we have to adjust the profit or loss for the year since this figure has been calculated using the accrual base
ऑफ प्रिपरेशन। तो आपके पास ये तो ऑलरेडी मौजूद है। तो याद रखिए इनडायरेक्ट मेथड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करेंगे आप, ठीक है। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। या इसे अमेरिकन बुक देखेंगे तो उसमें ईबीआईटी लिखा होगा, वो अर्निंग लिख लेते हैं, हम पीबीआईटी लिख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो अगर आपको याद रखिए, अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो फिर टैक्स की और इंटरेस्ट की अमाउंट को बीच में पहले ऐड कीजिएगा, ठीक है, रिवर्स वहाँ पर पहुँचिएगा। आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने अपनी जो मैराथन जो है वो शुरू करनी है ना, वो करनी कहाँ से है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। जहाँ कहीं भी एग्जामिनर आपको छोड़े ना, आपने वापस जाके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुँचना है, राइट। वो कहते हैं कि जी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो है 100,000 है और 10,000 आपका टैक्स है, 10,000 आपकी जो है ना वो फाइनेंस कॉस्ट थी, तो आपने 120 से शुरू करना है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। सो ये जब आप काम कर चुके हैं, आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ना $120,000 आप कैलकुलेट कर चुके हैं जब, तो ये हर दफ़ा ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है 120,000, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर ने तो 120 का हुआ था ईबीआईटी, ये 4 लाख कहाँ से आ गया, एग्जामिनर को पता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि सर ने तो 1,20,000 बताया हुआ है। अच्छा जी। सो आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि जी बिल्कुल जी ये बात क्लियर है। अगली बात ये है कि ऑपरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस हैं ना, उनको ऐड बैक कर लें, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, एम्पेयरमेंट लॉस या डेप्रिसिएशन। इस तरह के सारे कंपोनेंट जो हैं, सारे खर्चे जिनका ताल्लुक़ आपका कैश से नहीं था, आपने ख़र्चा लिखा ज़रूर लेकिन उसका ताल्लुक़ कैश से नहीं था, उसको आपने जो है ना वो ऐड बैक कर लेना है, ठीक है। ये ज़रा ब्लू में मैंने जो लिखा हुआ है ना, ब्लू इंक के अंदर, ये सारा सारा ऐड होना है, इसको आपने प्लस कर लेना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था हमारा, मैं थोड़ा सा ज़रा फिगर ऐसे लिखूँगा कि ताकि हमें जमा करने में, माइनस करने में आसानी हो। तो 5,000 इसमें ऐड कर देंगे जी हम, 5,000 जी हमने ऐड बैक कर दिया, ठीक है ना। अब ये प्लीज़ आपने प्लस माइनस आपने कर लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हट के अगर कोई एक्टिविटी आपके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हिट की हुई है ना, उसको भी साइड पे कर दें। जैसे नॉन करंट एसेट वाली तो हमने कहा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसका प्रॉफिट है अगर इसमें शामिल तो उसको माइनस करें, अगर लॉस है तो उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसमें अगर आपका लॉस आपने माइनस कर रखा हुआ है, जैसे मैंने 500 लॉस आपको बताया था ना, वो था 500 लॉस था, ठीक है। वो जो 2,000 की चीज़ हमने 500 में बेची थी, उसको ऐड बैक कर लें। ये 500 ये भी 500 ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि वो जो फिगर्स हैं उसको इंग्लिश 500 300 में बोलूँ, 300 500 बोलूँगा तो शायद कुछ को ना समझ लगे। सो ये 500 ये भी ऐड बैक कर लिया। अगर गेन होता तो मैं क्या करता, इसको माइनस कर लेता, क्योंकि वो गेन इस 120 में शामिल है, उसका तो इस एरिया से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात थी, इसलिए मुझे वो निकालनी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, डिडक्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि इसमें हम केस में प्रॉफिट लॉस ले चुके हैं, प्रॉफिट जितना भी होता है वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, ये मसलन 0 प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। इसके बाद जी आगे अब आते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा। ये है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अदर देन आपकी जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, अगर आपका
करंट एसेट, फिर मैं अगेन बताता हूँ कि करंट एसेट में तो कैश इक्विवेलेंट आते हैं ना, उनको आप सेट असाइड करें, क्योंकि उसकी तो चेंज हमने अलहदा से उसकी तो चेंज मालूम कर रहे हैं। तो आपने अदर देन कैश इक्विवेलेंट जो वर्किंग कैपिटल की चेंज है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये समझें कि पहले आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट जब डिक्रीज होंगे ना, इसका मतलब वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? करंट एसेट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो आपके वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो रहे हैं, तो वो आपका इनफ्लो बन जाएगा। ये देखिएगा, आपने क्या करना है, प्लस करना है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह पे मैं करंट एसेट लिखता हूँ। उन्होंने एक्चुअली एक जो वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसके अलावा जो करंट एसेट जब भी डिक्रीज करें आपने ऐड कर लें। तो वो डिक्रीज इंक्रीज का कैसे पता चलेगा? आपकी 2017 की 2018 की जो SOFP दी होगी, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें लिखा होगा डेटर फॉर एग्जांपल 6000 है और ये 14 के अंदर 15 के अंदर, ठीक है, यानी कि जो करंट ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर के अंदर अगर उनकी वैल्यू बढ़ गई है तो वो इंक्रीज हो गए, अगर वैल्यू कम हो गई है तो वो डिक्रीज कर गए। ठीक है, तो अगर वो डिक्रीज कर जाएं तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो नॉन करंट एसेट हैं उसमें मोस्टली उसमें यह आएगा कि आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो जितने भी करंट एसेट्स हैं वो अगर डिक्रीज़ कर जाएं अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपने उनकी वैल्यू को ऐड कर लेना है यहाँ पर। और अगर वो डिक्रीज़ कर जाएं तो ऐड कर लेना। अगर वो इंक्रीज़ कर जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज़ कर गई, आपकी जो आपके रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो इंक्रीज़ कर गए, तो इसका मतलब है कि पैसे हमारे वहाँ पर लग गए, पैसे हमारे वहाँ पर यूज़ हो गए हैं, तो उनको आपने माइनस करना। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 40 आपका जो एसेट है वो डिक्रीज़ किया था, डिक्रीज़ हुआ था, ये मैं एरो की ऐसे बना देता हूँ, डिक्रीज़ किया था, तो उसको हमने क्या करना है, ये 40 आपने इसमें ऐड कर देना, राइट। अगर ट्रेड रिसीवेबल आपके जो है ना वो 30 से इंक्रीज़ किए, $30 से इंक्रीज़ हुए, तो आपने इसको 30 को यहाँ पर माइनस कर देना, राइट, ये 30 इधर माइनस कर देना आप। ऐसे ही जो आपके जो करंट लायबिलिटीज़ हैं अगर वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, इसका मतलब है पैसे आपने बचा लिए, ठीक है, वो इनफ्लो हो गया। और अगर वो डिक्रीज़ कर जाएं तो इसका मतलब है पैसे आपने पे किए तो डिक्रीज़ हुआ ना, वो आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे मैं $10 ये मैं बात करता हूँ कि जो इसका $10 है वो आपका इंक्रीज़ किया, ठीक है, ये $10 इंक्रीज़ कर गया, तो ये $10 आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। ये जब आप काम कर चुके हैं तो उसके बाद फिर आपने 2 एडजस्टमेंट्स और करनी है। वो एडजस्टमेंट क्या होंगी? उसमें आपने एक एडजस्टमेंट करनी है इंटरेस्ट पेड की, एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा है इंटरेस्ट पेड। क्योंकि एक्सपेंस ज़रूरी तो नहीं है कि हमने पे भी किया हो, तो आपने इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन करनी है कि इंटरेस्ट हमने ड्यूरिंग द ईयर पे कितना किया। फॉर सपोज देखिए आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया $400 और ओपनिंग के अंदर हमारा पेबल नहीं था और यहाँ पर 100 पेबल शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि $300 हमने पे किया है, हालांकि $400 था ना एक्सपेंस, उसमें से $100 तो आपका आउटस्टैंड कर रहा है, तो 300 आपने पे किया एक्चुअली। तो जितना पे किया वो आप माइनस कीजिएगा, यहाँ से ये माइनस कर लें इधर। क्लियर होगी बात? अब इसके अलावा टैक्स के हवाले से ना टैक्स पेड हमने लेना है। जो आपका स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट के अंदर टैक्स की प्रोविजन क्रिएट की होती है डायरेक्टर ने, वो पे नहीं होता, एक्चुअली पिछले साल वाला हमने पे किया होता है। तो पिछले साल वाला फॉर एग्जांपल हमारा जो है ना वो फॉर सपोज वो था 200,
तो वो हमने पे कर दिया और इस साल वाला आउटस्टैंड कर दिया, तो पेड आपने करना है। ये जो आपकी अब कैलकुलेशन आएगी 120 में आपने 5000 ऐड किया, 500 ऐड किया, 40 ऐड किया, 30 और ये वाला आपने जो है 10 ये ऐड किया, 300 ये आपने लेस किया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बनी, ठीक है, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। 5000 और ये 500 है और 500 ये चला गया इसमें से और 50 20 राइट। तो ये गालबन आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये गालबन कुछ ऐसे करके बनेगा 20। तो ज़रा कैलकुलेशन मैंने ऐसे रफ से की है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका नेट कैश यूज्ड, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना वो ये आ जाएगा, राइट। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। इस वीडियो को प्लीज़, इस सेगमेंट को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बार बार देखिएगा जब तक कि पूरी समझ ना लग जाए। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे फर्दर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट जो है ना वो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ये आपका आ जाएगा। ये आपकी पहली एक्टिविटी होगी कंप्लीट, पहली हेडिंग कंप्लीट आ गई। उसके बाद दूसरी आप देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तरह थोड़ा सा लिखा कम हुआ है लेकिन इसमें भी अच्छा खासा जो है ना आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश इनफ्लो आउटफ्लो आपने देखने हैं, और एक्विजिशन होगी तो कैश आउट हो जाएगा, ये आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है। एक्वायर करेंगे अगर आप कैश के नतीजे में, और अगर डिस्पोज करेंगे और जितने का आपने बेचा है, ठीक है, जितने का सेल किया। फॉर एग्जांपल 2000 का मैंने कहा था ना, 2000 का आपका एक एसेट था और बेचा आपने 1500 में, तो 1500 कैश फ्लो होगा। अब इसमें गेन और लॉस हमने नहीं लेना, गेन लॉस नहीं, एक्चुअल कैश कितना पे किया और कितना आया वो हमने बस लेना, राइट जी। तो कैश जो आपके कैश इनफ्लोज हैं इंक्लूड रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ और डिस्पोजल ऑफ, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स ये आ जाएंगे, और पेमेंट हमने जो एक्वायर किए नॉन करंट एसेट वो सारी सारी आएंगी। इसमें याद रखिएगा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी नॉन करंट एसेट्स के का अकाउंट, फिर आपका डिस्पोजल का अकाउंट, फिर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ये बनेंगे तो फिर आपको प्रॉपर पता लगेगा कि इसमें कैश की मूवमेंट कितनी है। चलिए जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर जब आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैंने आपको बताया था ताल्लुक कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी से है, राइट। तो इसके इनफ्लोज क्या क्या होंगे, तो आपने नए शेयर इशू किए, राइट, डिबेंचर इशू किए या प्रेफरेंस शेयर इशू किए, कोई लॉन्ग टर्म आपने बोरो कर लिया लोन, तो ये आपके आगे इनफ्लोज, राइट। तो ये आपके इनफ्लोज आ गए, क्योंकि हमने नेट लेना है ना, इनफ्लो आउटफ्लो को निकालना है। तो इसका आउटफ्लो क्या बन जाएंगे, डिविडेंड जो पे किया आपने वो चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है, और वो वहीं से आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। और इसके अलावा आपने रिडीम कर दिए शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर थे वो रिडीम कर दिए, डिबेंचर्स को पेमेंट कर दी, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर या लोन को आपने रीपेमेंट कर दी। इसमें याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो आपने इस एक्टिविटी में नहीं लेना। वो कहाँ पर लेना है, वो ऑपरेटिंग के अंदर हम वो जो जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे थे, जो लास्ट एडजस्टमेंट की थी ना डेप्रिसिएशन, और वो वहाँ पे हमने ले लिया हुआ था, वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम। तो ये आपके तीनों सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट आ गया, दूसरे का शायद मैंने नंबर नहीं लिखा, मैं उधर जाकर लिखता हूँ, ये सेकेंड है। तो ये आपका पहला, ठीक है, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, राइट, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेडिंग आ गई, और तीसरी आपकी तीनों हेडिंग्स कंप्लीट आ गई। तो ये जो हमने बनाया था, ये देखिए, ये जो हमने बनाया था कि यहाँ पर 1 2 3 आपकी आ गई, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ओपनिंग आपने ऐड करना है और क्लोजिंग को आपने लेस कर देना है, तो आपका कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो उसके लिए आप ये ज़हन में रखिएगा, रीवैल्यूएशन जो है उसका ताल्लुक किस चीज़ से है, उसका ताल्लुक है जस्ट आपने कैश नहीं आपके पास आया, आपने कहा हमारी जो लैंड है या बिल्डिंग है अब रीवैल्यू होकर उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो नॉन कैश आइटम है, लिहाजा रीवैल्यूएशन का सरप्लस जो है ना वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। चेंजेस इन इक्विटी में रीवैल्यूएशन नज़र आएगी, या एसेट के अंदर आपकी
फॉर एग्जांपल एसेट आपका 40,000 का अपेयर हो रहा था पिछले साल, रिवैल्यूएशन हुई 10,000, तो अब वो 50 का शो हो रहा होगा ना, तो 50 का शो हो रहा होगा और चेंजेस इन इक्विटी में 10,000 रिवैल्यूएशन में आया होगा। तो इसका मतलब है वो जो एसेट के अंदर चेंज आई है नॉन करंट एसेट के अंदर, वो रिवैल्यूएशन की वजह से आई, वो नॉन कैश है, वो आपने ख़रीदा नहीं है, वो आपका कैश आउटफ्लो नहीं है, लिहाजा आप रिवैल्यूएशन को यहाँ पर जो है ना वो नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो बोनस इशू है, बोनस इशू क्या होता है, रिटेन प्रॉफिट पड़ा होता है, रिटेन प्रॉफिट के आप जो आपके अगर मोस्ट लिक्विड को आप छोड़ देते हैं, शेयर प्रीमियम है या कोई आपका है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स के अंदर, शेयर दे दिए लोगों को बोनस के तौर पे, वो जो आपने दिए ना उसके नतीजे में कैश थोड़े ही आया हमारे पास। तो लिहाजा जो बोनस इशू है, या कोई भी याद रखिएगा किसी भी सेगमेंट के अंदर आपकी जो है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी में नॉन कैश जब भी आएगा ना उसको आपने शामिल नहीं करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या नॉन कैश था, आपकी डेप्रिसिएशन, राइट, अमोर्टाइजेशन, एम्पेयरमेंट लॉस, वो नॉन कैश था, उसको हमने शामिल नहीं किया। फिर फाइनेंसिंग के अंदर क्या नॉन कैश आ गया, अगर आपने एसेट बेचा है उस पर जो लॉस हुआ है वो नॉन कैश है, उसको शामिल नहीं करना हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना कैश आए वही हम लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप एसेट को ट्रेड इन कर लेते हैं, एक एसेट दे के दूसरा एसेट लेते हैं, तो कैश तो ना गया ना, तो उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे, ट्रेड इन वाले केस को नहीं करेंगे। फिर आप जो है वो तीसरी और आखिरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, उसके अंदर जो बोनस इशू करते हैं उसके नतीजे में आपको कैश नहीं आता। अगर राइट इशू करते हैं तो राइट इशू जब करते हैं तो आपको कैश आ रहा होता है, बेशक हम सस्ते शेयर बेच रहे हैं लोगों का, शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसके नतीजे में तो कैश आ रहा है, तो वो उसको शामिल करेंगे, बोनस इशू को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे कन्वर्टेबल या डिबेंचर थे कन्वर्टेबल, उनको आपने कन्वर्ट कर लिया, तो डिबेंचर कम होते हुए ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कैश जा रहा है, कैश तो नहीं जा रहा, वो तो आपके शेयर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको तो नहीं शामिल करेंगे बीच में। तो आपने बस बुनियादी नुक्ता ये ज़हन में रखना है कि आपके अगर कैश की मूवमेंट है तो शामिल करना है तीनों एक्टिविटीज़ में से किसी के साथ भी, और तीनों एक्टिविटी में से किसी के अंदर भी जो कैश की मूवमेंट नहीं है ना और ट्रांजैक्शन हुई है उसको शामिल नहीं करना, राइट जी। सो क्यों हम बनाते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्टेटरी रिक्वायरमेंट है, ये हमें लॉ कहता है कि लाजमी बनाएं, ठीक है, और टुगेदर विद द इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन हेल्प टू गिव अ फुलर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, कि आपको इनकम स्टेटमेंट ने बताया जी प्रॉफिट इतना हो गया है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ने बताया जी कि ये एसेट हैं, ये लायबिलिटी हैं, लेकिन वो जो लोग तोको लगा के बैठे हैं शेयर होल्डर के हमें डिविडेंड मिलेगा, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन तो बीच में है ही नहीं है कि भाई आपको डिविडेंड इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने वो तो कैश फलां जगह पे यूज़ कर लिया हुआ, तो वो फुलर पिक्चर जो है ना वो ये डिस्क्लोज कर देता है, तो हर एस्पेक्ट कवर हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट ब्रिजेस बिटवीन द डेट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्लो और एन ऑब्जेक्टिव का मतलब है डॉलर्स में बता देता है कि असल पैसा हमारे पास पड़ा कितना हुआ है। सो अभी तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर ये हम क्वेश्चन आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन के ऊपर भी डेफिनेटली ज़रा टाइम लगेगा, अभी भी वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, और दूसरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको प्रैक्टिकली भी पता लगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।